वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, गति के समीकरणों के बारे में, सबके बारे में हम जो है अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि जो है सारे के सारे जो है 7 चैप्टर्स है उनके वीडियोज हमने चैनल पे अपलोड कर लिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इस चैप्टर को जो है मैं अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के हमारे वीडियो की। चैप्टर का नाम है गति। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि गति होती क्या है। तो वस्तु के चारों तरफ वातावरण, जो वस्तु के चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति के अंदर जो परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति के अंदर जो बदलाव होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। यही इतनी परिभाषा है कि वातावरण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में बदलाव को हम लोग गति कहते हैं। तो वातावरण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में बदलाव गति कहलाता है। वस्तु की जो भौतिक अवस्थाएं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो वस्तु की भौतिक अवस्थाएं दो प्रकार की हो सकती है कि वस्तु की स्थिति कैसी है। या तो वस्तु जो है वो विरामावस्था में है, या वो वस्तु जो है वो गतिज अवस्था में है। विरामावस्था से हम लोग क्या समझते हैं, क्या होती है विरामावस्था, कि कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं हो रहा हो। यानी कि कोई वस्तु जो है, ये वस्तु है और ये बिंदु है, तो इस बिंदु के जो है सापेक्ष इस वस्तु में कोई जब तक कोई बदलाव नहीं होगा तब तक इस वस्तु की स्थिति क्या कहलाएगी, विराम अवस्था। और दूसरा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा हो, यानी कि इस बिंदु के सापेक्ष वस्तु यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, कोई भी स्थिति में बदलाव हो रहा है, तब हम उस वस्तु की स्थिति को क्या कहेंगे, वो गतिज अवस्था में है। तो जब किसी बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में होती है, और जब किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है तो वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में होती है, यानी कि गतिज अवस्था में होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो राशियां पढ़ते हैं वो दो प्रकार की राशियां पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार आएंगे कि वेग होता है, वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश क्या होते हैं। तो दो प्रकार की राशियां होती है, सदिश और अदिश। नाम से पता चल रहा है कि अदिश का मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। परिभाषा आप देख लें कि यदि किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण हो और दिशा न हो तो वो भौतिक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, अदिश इकाई कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। तो ये समझ लें कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो और उसके दिशा की आवश्यकता ना हो उसे हम लोग अदिश राशि कहेंगे। और सदिश राशि कौन सी होती है, कि जो भौतिक राशियों के, जिन भौतिक राशियों का परिमाण और दिशा दोनों ही होती है उन्हें हम लोग जो है सदिश राशि कहेंगे। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन भौतिक राशियों को हम लोग जो है सदिश राशियां कहेंगे। और जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग अदिश राशियां कहेंगे। उदाहरण दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उदाहरण दोस्तों बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो आप लोग क्या याद रखोगे, अदिश राशियों के अंदर कौन है, चाल है, दूरी है, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां हम लोग क्या याद रखेंगे, वेग, विस्थापन, बल, संवेग और ये त्वरण, ये सभी जो है दोस्तों सदिश राशियां हैं। अदिश और सदिश राशि में आप डिफरेंस समझ गए होंगे और इनके उदाहरण जरूर याद रख लें। पूछ ले कि इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है तो 3 अदिश राशियां दे दी जाएगी और एक आपको जो है वो सदिश राशि दे दी जाएगी। अगला हमारा है दोस्तों दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो ये कुछ अंतर है वो जो लिखे हुए हैं मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक पथ का माप ही उसकी दूरी कहलाती है। यानी कि आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो आप किस पथ से जा रहे हो, इस पूरे के पूरे इस पथ से जा रहे हो, आपने पूरा के पूरा जो पथ जितना कवर किया उस पूरे पथ का माप क्या कहलाता है, दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी कि आप इतने घूम के गए और आप एक सीधे चले जाते तो आपका जो सीधी एक बिंदु से यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बीच में जो बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह जो है विस्थापन होगी। दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है कैसी है, सदिश राशि है। जो सदिश राशि होती है वो जो है धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी कि अगर उसकी दिशा जो है पलट दी जाए तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, दिशा जो है उसकी सही रहेगी तो वो जो है धनात्मक रहेगी। लेकिन दूरी अदिश राशि है तो दूरी सिर्फ और सिर्फ धनात्मक हो सकती है, वो ऋणात्मक भी नहीं हो सकती और वो जीरो भी नहीं हो सकती। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
कि सदिश राशियों के संबंध में कौन सा कथन सही है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है? तो हो सकती है। सदिश राशियां जो है प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी भी ना, तो जो अदिश राशियां मतलब जीरो भी नहीं होती और ना ही वो जो है ऋणात्मक होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है? धनात्मक होती है। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन से अधिक होगा। यानी कि दूरी के केस में हम लोग यह कहेंगे कि या तो ये विस्थापन के बराबर होगी, यानी कि आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है तो आप सीधे जा सकते हो, तो यही विस्थापन है, यही आप दूरी तय कर सकते हो। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकती। दूरी आप अगर घूम के जाओगे तो दूरी ज्यादा ही होगी, विस्थापन से कभी भी कम नहीं होगी। और विस्थापन के संबंध में क्या याद रखेंगे कि इसकी इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। या तो विस्थापन दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर है, जिनको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान गति और असमान गति क्या होती है। छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करे तो उसकी गति कैसी होती है? एक समान गति होती है। एक समान चाल बोल दे, एक समान वेग बोल दे, एक समान त्वरण बोल दे, तो ये सब एक ही पॉइंट है, जो है दोस्तों एक ही परिभाषा है। जो आप त्वरण बोलोगे तो आप दूरी की जगह वेग ले लोगे, अब वेग की बात करोगे तो आप यहाँ पे दूरी की जगह विस्थापन ले लोगे। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी परिभाषा सेम होती है। तो एक समान गति वह गति होती है जिसमें समान समय अंतराल के अंदर वस्तु जो है समान दूरी तय करती है, वो एक समान गति होती है। जैसे आपने देखा होगा एक घड़ी होती है, घड़ी का जो सेकंड का सुइया है वो 30 सेकंड के अंदर जो है, मान लो यहां से लेकर 30 सेकंड के अंदर 180 डिग्री का कोण तय करता है। तो अगले समय अंतराल के 30 सेकंड के अंदर वापस 180 डिग्री घूमेगा, उसके अगले 30 सेकंड के अंदर वापस 180 डिग्री घूमेगा। यानी कि जो घड़ी की सुइयों की जो गति है वो कैसी है? समान समय अंतराल वाली, यानी कि एक समान गति है। और असमान गति यदि कोई वस्तु या कोई भी अलग अलग दूरी अलग अलग समय पर तय करती है, यानी कि 100 मीटर जो है वो जा रहा है 2 मिनट में, फिर 200 मीटर जा रहा है वो 5 मिनट में, फिर वो 300 मीटर जा रहा है 15 मिनट में, यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग जो है दूरियां तय करती है, ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। और उदाहरण दे रखा है व्यस्त सड़क पर जो है कार की गति। तो जब बीजी सड़क होती है वहां पे जो है कार की गति अलग होती है, कहीं पर जो है ट्रैफिक नहीं होता तो गाड़ी जो है वो 60 की स्पीड से चलती है, या ज्यादा गाड़ी आएगी तो 10 की स्पीड से भी चलती है, तो 10, 15, 20 से जो है वेरी करता रहता है बार बार अलग अलग। तो इसलिए जो व्यस्त सड़क है वहां पर जो कार की गति होगी वो कैसी होगी? असमान गति होगी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों चाल के बारे में। चाल क्या होती है? तो चाल का सूत्र आपने जो है बहुत बचपन में, यानी कि 5वीं 6वीं क्लास के बाद हमारा आदत है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि इकाई समय के अंदर जो बटे में आता है उसका आगे इकाई लगाते हैं। इकाई समय के अंदर तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूरी अदिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो चाल एक अदिश राशि है और चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक दोस्तों मीटर होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। और सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो कभी भी आप देखना, हर को जब आप ऊपर ले जाते हो तो उसकी, अब मान लो समय का मात्रक पावर 1 है, तो जो भी पावर होती है जब आप उसको हर को जो है अंश में लेके जाओगे तो उसकी पावर जो है माइनस हो जाती है। तो हम लोग फिर ऐसे लगता है मीटर प्रति सेकंड। सेकंड की पावर -1 लगाता है क्योंकि सेकंड जो है वो हर में था, नीचे था। तो चाल जो है अदिश राशि होती है, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। बाकी और भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो औसत चाल कुछ नहीं होती है कि तय की गई कुल दूरी और उसमें लिए गए कुल समय का ही अनुपात क्या होता है? औसत चाल होता है। यानी कि आपने कुल दूरी कितनी तय की है, आपने अलग अलग स्पीड में जो है अलग अलग दूरी तय की है, ठीक है, और आपने कुल समय कितना लगा है, भाई आपने कुल समय कितना भी लगाया हो, अलग अलग समय लगा दिया। जब इनका अनुपात लोगे तो आपका क्या आएगा? ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी दोस्तों। तो औसत चाल किसके बराबर होती है? तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात के बराबर औसत स्पीड होती है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों एक समान चाल
और असमान चाल क्या होती है। तो एक समान गति और असमान गति होती है, वैसी की वैसी एक समान चाल और एक समान असमान चाल होती है। यानी कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान स्पीड कहेंगे। और जब स्पीड में जो है समान समय अंतराल के अंदर असमान दूरी तय होती है, यानी कि समान समय अंतराल के अंदर, मतलब आप 5 सेकंड का समय अंतराल ले रहे हो, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो है दूरी चेंज होती है, तो वो चाल कैसी होती है, असमान चाल होती है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वेग के बारे में। वेग क्या होता है, तो वेग और चाल एक ही प्रकार की चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि चाल और वेग का मात्रक भी एक होता है, लेकिन ये जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जो यानी कि अदिश राशि होती है। और वेग का मतलब वेग जो है वो एक सदिश राशि होती है। तो वेग के लिए हम जो है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो हम d/t लिखते हैं। तो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी कि ये दूरी, ये समय है और ये विस्थापन है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, वेग। वेग एक सदिश राशि है जिसका परिमाप और उसके मापन की दिशा में परिवर्तन के साथ जो है वो परिवर्तन होता रहता है। यानी कि उसके परिमाण में परिवर्तन होगा तो भी वेग चेंज हो जाएगा, और या फिर उसके वेग की जो दिशा परिवर्तन कर दिया आपने, परिमाण वही लगा, तो भी जो है वेग परिवर्तित हो जाएगा। वेग को जो है v से निरूपित किया जाता है, यानी कि वेलोसिटी। वेग ऋणात्मक हो सकता है, वेग धनात्मक हो सकता है, और वेग शून्य भी हो सकता है। ये जो दोस्तों हमने शुरू में आपने बात कर ली कि जो सदिश राशि है वो ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकती है। औसत वेग के बारे में बात करें, औसत चाल और औसत वेग बराबर होते हैं। औसत चाल क्या होते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, तो ये कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ डिफरेंस है वेग और चाल के अंदर, जो हमने पहले बता दिया वही वापस लिखे हुए हैं कि वेग जो है सदिश राशि है, जबकि चाल जो है वो अदिश राशि है। वेग ऋणात्मक और धनात्मक और 0 तीनों हो सकता है, चाल हमेशा धनात्मक होगी। वेग जो है शून्य हो सकता है, लेकिन चलती वस्तु की जो है चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब दोस्तों अगला हमारा जो पॉइंट है वो है त्वरण, एक्सीलरेशन। वो क्या होता है, तो जब आप देखते हो कि वेग जो होता है वो अलग अलग वस्तुओं का वेग जो है परिवर्तित होता रहता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे जो समय होगा, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और त्वरण का जो क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपके बाद में वेग जो है पहले u था, उसके बाद में v हो गया, और v माइनस u/t जो है इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और v क्या होता है दोस्तों, v जो अंतिम वेग होता है, और u जो है प्रारंभिक वेग होता है। यानी कि अंतिम वेग, जब आप शुरू में चल रहे हो, जैसे आप 10 की स्पीड से चल रहे हो, यानी कि 10 के वेग से चल रहे हो, और आपने जो है 20 का स्पीड जो है गेन कर लिया, तो यानी कि आपने जो इनिशियल जो आपकी अंतिम वेग है वो 20 है और प्रारंभिक वेग 10 है, यानी कि आपका वेग 10 बढ़ गया। तो अब कभी भी आपका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अब ज्यादा होगा तो वेग जो हमेशा धनात्मक होगा, जैसे हम लोग त्वरण कहते हैं। और कभी भी आपने जो है वो 20 की स्पीड से चल रहे हो और आपकी स्पीड जो है 10 हो गई है, यानी कि आपका वेग जो है 10 कम हो गया है, यानी कि आपकी जो शुरू की स्पीड है वो ज्यादा थी और बाद की स्पीड कम है, यानी कि u ज्यादा है और v कम है, तो a जो है यानी कि त्वरण जो है वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव त्वरण को एक और टर्म से हम जो जानते हैं वो है मंदन। तो पूछ ले कभी दोस्तों अपने एग्जाम्स के, मंदन से आप क्या समझते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग जो है मंदन कहते हैं। यानी कि जब वेग में परिवर्तन जो है, जब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से ज्यादा होता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वेग मंदन कहते हैं। त्वरण और मंदन जो है सदिश राशियां होती है, और सदिश राशि है तो इसका मतलब प्लस माइनस शून्य तीनों वे जो है उनका मान हो सकता है, वे धनात्मक भी हो सकती है, वे ऋणात्मक भी हो सकती है, और उनका मान शून्य भी हो सकता है। और इन्हें a से निरूपित किया जाता है, क्योंकि इनका जो है त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि इसका ऐसा ही मात्र क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं समझा देता हूं कैसे होता है। तो आप समझते हो कि ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो v/t। और इसको अलग अलग करें तो a बराबर हो जाएगा v गुणा 1/t। v को आगे ले लिया, और आपको पता है v क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग होता है दोस्तों विस्थापन में परिवर्तन की दर। यहाँ पे आप लोग जो है इनका मात्रक लिख सकते हो, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, और नीचे t × t यानी कि t स्क्वायर है, और ऊपर t जाते ही -2 हो जाएगा।
यानी कि जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब जो है त्वरण के प्रकार पढ़ते हैं। त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो त्वरण भी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। यानी कि समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान वेग में परिवर्तन हो तो एक समान त्वरण होगा, और जब जो वेग में परिवर्तन हो रहा है समान समय अंतराल के अंदर वो परिवर्तन अलग अलग हो रहा है, असमान वेग परिवर्तित होता है, उसे हम लोग कौन सा त्वरण कहते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीन जो है गति के समीकरण लिखे हुए हैं। इन तीनों समीकरणों को आपको अच्छे से पढ़ना है और ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज दे रखे हैं। कम से कम दोस्तों इस चैप्टर के अंदर है 3 से 4 एमसीक्यूज है, जो एग्जाम्पल्स के अंदर है 3 से 4 एमसीक्यू जो है आपके क्वेश्चंस के अंदर है। तो आप अगर कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप उन एमसीक्यूज को पढ़ना चाहते हैं तो हम उसको जो है अपलोड कर देंगे। तो गति का हमारा पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस AT। तो पहले समीकरण कौन सा है? तो v बराबर होता है u प्लस AT। दूसरा समीकरण होता है दोस्तों s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा होता है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों v जो है, v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है त्वरण और t का मतलब होता है समय। तो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय, और s जो यूज होता है वो होता है दूरी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 टर्मिनोलॉजीज है जिनको पता करें आप, और अलग अलग एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनके अंदर अलग अलग प्रकार से फॉर्मूले यूज होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम हमारे गति के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो जो पॉइंट मैंने समझाने का प्रयास किया हो वो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।